हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग जो है अपना सीसीपी का चैप्टर कर रहे हैं, उसमें नॉन फंड बेस्ड लिमिट देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने असेसमेंट देखा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। कोई इम्पैक्ट होता है क्या? इम्पैक्ट ऑन नॉन फंड बेस्ड लिमिट, ऑन फंड बेस्ड लिमिट पे कोई इम्पैक्ट होता है क्या? तो ये क्वेश्चन है, डज ग्रांटिंग ऑफ एलसी लिमिट टू द बोरोवर हैज एनी इम्पैक्ट ऑन सीसी लिमिट अवेल्ड बाय द बोरोवर और नॉट। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एलसीडीपी नो इम्पैक्ट ऑन फंड बेस्ड लिमिट। ठीक है, एलसी के लिमिट से, एलसी के डीपी से फंड बेस्ड लिमिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। डीए पर, एलसी डीए पर, इफ एलसी क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स, एलसी का क्रेडिटर्स जो है सन्डी क्रेडिटर में ऐड किया जाता है तो एलसी डीए, ठीक है, हैज टू बी गिवन आउटसाइड एमपीबीएफ। एमपीबीएफ के आउटसाइड आपको देना है। इफ एलसी क्रेडिटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स, अगर एलसी क्रेडिटर्स को आप सन्डी क्रेडिटर में नहीं इंक्लूड करते हैं तो विद इन एमपीबीएफ आपको देना है। अगर आप सन्डी क्रेडिटर में ऐड करते हैं तो आउटसाइड एमपीबीएफ आपको देना है। ठीक है, ये दो केस में है। अगर एलसी डीपी है या तो नो इम्पैक्ट होगा, एलसी डीए है, ठीक है, तो सीधे डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर एलसी डीए है तो आपको क्या करना है कि अगर एलसी में, एलसी क्रेडिटर्स आप सिंडिकेटर में ऐड करते हैं तो आपको आउटसाइड एमपीबीएफ एलसी डीए देना है। और अगर जो है इंक्लूड नहीं करते सिंडिकेटर्स में तो आपको विद इन एमपीबीएफ देना है। इम्पैक्ट ऑन फंड वसूली में जैसे देखिए, क्रेडिटर्स है आउटसाइड बैंक बोरोइंग 4 लाख रुपए का, कैश है किसी व्यक्ति के पास 3 लाख, स्टॉक से 5 लाख, डेटर से 7 लाख का। ठीक है, तो टोटल करंट एसेट कितना हो गया? करंट एसेट में कैश आता है, स्टॉक आता है, डेटर्स आता है। मीन्स ये एक साल में 12 महीने में 12 मंथ में लिक्विडेट हो जाने होते हैं। अगर कैश है तो कैश तो ठीक है, स्टॉक्स क्या है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटर्स क्या है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल करंट एसेट क्या है किसी इसका? 15 लाख। ठीक है, अब कहता है कि एमपीबीएफ करना है सेकंड मेथड से। इसमें क्या है, क्रेडिटर्स से आउटसाइड बैंक बोरोइंग। ठीक, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते तो क्या था? कैलकुलेट एमपीबीएफ सेकंड मेथड। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो कैसे होगा? 15 लाख का आपका कैश थी है करंट एसेट, माइनस 4 लाख का आपने उसमें से बैंक बोरोइंग हटा दिया तो 11 लाख का डब्ल्यू वर्किंग कैपिटल गैप हो गया, डब्ल्यू हो गया। अब कहता है इसमें मार्जिन जो है टोटल 15 लाख पे मार्जिन लगेगा, मार्जिन टोटल 15 लाख पे लगेगा 25%, तो ये हो जाएगा 3.75। तो एमपीबीएफ कितना बनेगा? 11 लाख माइनस 3.75 इक्वल टू 7.25। ठीक है, 7.25 लाख। तो अब क्या है, अब कंपनी कैसे रिक्वायर को क्या रिक्वायर है, तो एलसीडीपी लिमिट जो होगा 3 लाख का होगा और एलसीडीए लिमिट भी 3 लाख का होगा। ठीक है, देखिए अब टाइप्स ऑफ क्रेडिट कैसे कैसे होते हैं। एक होता है इरिवोकेबल क्रेडिट। इरिवोकेबल मतलब जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो एक क्रेडिट सब्जेक्ट टू यूसी पीडीसी 2007 वर्सन आईसीसी पब्लिकेशन 600, यूसीपी 600 हम लोग कहते हैं इसको, यूसी पीडीसी 600। ठीक है, इज एन इरिवोकेबल क्रेडिट मतलब वापस नहीं होने वाला, इवन देयर इज नो इंडिकेशन टू दैट इफेक्ट। ठीक है, इवन देयर इज नो इंडिकेशन टू डेट, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं। इट इज डिफिनिट अंडरटेकिंग, ये डिफिनिट अंडरटेकिंग है बाई द इशूइंग बैंक। किसके द्वारा? इशूइंग बैंक के द्वारा। एंड कैन नॉट बी अमेंडेड और कैंसिल्ड विदाउट एग्रीमेंट ऑफ द इशूइंग बैंक। इस बिना इशूइंग बैंक के ये क्या होगा? अमेंडेड और कैंसिल नहीं होगा। द कन्फर्मिंग बैंक इफ एनी एंड द बेनिफिशियरी। ठीक है, बेनिफिशियरी द्वारा या कन्फर्मिंग बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। पेमेंट क्रेडिट क्या होगा? ये साइड क्रेडिट है, जैसे सामान आया विच विल बी पेड ऑन साइड बेसिस अगेंस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट टू द डेजिग्नेटेड पेइंग बैंक। ठीक है, सीधा डॉक्यूमेंट पेमेंट किया डीपी और यहाँ पे पेमेंट हो गया, इसको साइड क्रेडिट बोलते हैं। डेफर्ड हो गया, डेफर्ड हो गया इसमें एक्सांस पीरियड होगा, यूजांस पीरियड वेयर पेमेंट विल बी मेड बाय डेजिग्नेटेड बैंक ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट, किसी ड्यू डेट पे, इन ए वे टू एक्सटेंडेड पेमेंट क्रेडिट। इट इज एन वे टू एक्सटेंडेड पेमेंट क्रेडिट। ठीक है, कंफर्म या अनकन्फर्म क्रेडिट क्या होता है? कंफर्म क्रेडिट इज ए क्रेडिट टू विच अनदर बैंक, मतलब दूसरा बैंक, बैंक अदर देन द इशूइंग बैंक हैज एडेड टू इट्स कंफर्मेशन और गारंटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इशूइंग बैंक बायर हो गया, बायर का बैंक हो गया, ठीक है, सेलर हो गया, सेलर का बैंक हो गया। ठीक है,
बायर के बैंक ने सेलर के बैंक को दे दिया। अब कहता है, सेलर कहता है कि नहीं जी, हमें आप पे बस भरोसा नहीं है कि जो आपने एलसी इशू किया है, ठीक है, या कंफर्म क्रेडिट इशू किया है, वो जेन्युइन है। तो क्या करता है फिर ये, एक तीसरा बैंक जो है इशूइंग बैंक, यहाँ पे एक कंफर्मिंग बैंक ला दिया, ठीक है। अब कंफर्मिंग बैंक ये कंफर्म करता है कि जो बायर का बैंक है, जो उसने इस एलसी इशू करी, वो 100% सही है, तो वो फिर सेलर के बैंक को कंफर्म करता है। सेलर का बैंक जो है ये कंफर्मिंग बैंक भी हो सकता है दूसरे केसेस में। द बैंक विच एड्स इट्स कंफर्मेशन इज कॉल्ड कंफर्मिंग बैंक। द बेनिफिशियरी विल हैव ए फॉर्म अंडरटेकिंग of not only the bank issuing of the credit but also another bank. This type of credit is bit costlier as confirmation charges are. जैसे आप अलग से किसी बैंक को इंक्लूड करिएगा तो वो अपनी फीस लेगा तो कंफर्मेशन चार्जेस और उसका जो है कॉस्टली पड़ जाएगा। अनकन्फर्म क्रेडिट क्या होगा, इज कन्वर्स ऑफ कंबाइंड कंफर्म क्रेडिट का कन्वर्स है। इन दिस केस देयर इज ओनली वन अंडरटेकिंग, दैट इज द इशूइंग बैंक, सिर्फ इशूइंग बैंक का अंडरटेकिंग होता है। रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट क्या होगा, मीन्स ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक रेस्ट्रिक्ट नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर देयर क्रेडिट टू ए पार्टिकुलर नॉमिनेटेड बैंक। बेनिफिशियरी विल बी एडवाइज्ड टू नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट थ्रू द बैंक विथ whom क्रेडिट इज रिस्ट्रिक्टेड। बेनिफिशियरी को क्या है, इसका मतलब क्या है, इशूइंग बैंक ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसका जो डॉक्यूमेंट नेगोशिएट होगा किसी पर्टिकुलर नॉमिनेटेड बैंक में ही होगा, ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट हो गया। रिवॉल्विंग क्रेडिट का होता है, इज वन अंडर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द क्रेडिट द अमाउंट इज रिवाइव्ड और रीइंस्टेटेड विदाउट रिक्वायरिंग ए स्पेसिफिक अमेंडमेंट टू द क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट में रिवाइव किया। द अमाउंट अंडर द क्रेडिट कैन रिवॉल्व इन रिलेशन टू टाइम और वैल्यू। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिवॉल्विंग क्रेडिट is that after a drawing is made, the credit revert to original amount for reuse by the beneficiary. तो credit revert हुआ था उसमें उसको reuse कर सकता है। There are two types of revolving credit. In the first type of revolving credit, credit gets reinstated immediately. Credit जो होता है immediately reinstate हो जाता है after a drawing is made, ठीक है। In the second type of revolving credit, the credit revert to the original amount only after they confirm by the issuing bank. issuing bank जब confirm कर देता है डॉक्यूमेंट को तो ये रिवॉल्विंग क्रेडिट रीइंस्टेट हो जाती है। ट्रांजिट क्रेडिट क्या है, इन ए नॉर्मल क्रेडिट द क्रेडिट यूजिंग बैंक वुड बी फ्रॉम द कंट्री ऑफ बायर and the credit will be advised to the beneficiary in another country through local bank, a bank in the beneficiary country, but in transit the service of a bank in third country that is neither the buyer country nor the seller country would be utilized. ट्रांजिट क्रेडिट हो गया, ठीक है। सर्विस ऑफ द बैंक जो है किसी थर्ड कंट्री का वो यूटिलाइज होता है This is generally happens when an issuing bank has no corresponding relationship with any bank in beneficiary country. कोई beneficiary बैंक में उसका relationship किसी बैंक के साथ नहीं है। This type of credit may also be issued by a small country whose credit may not be readily acceptable in the country, ठीक है। चलिए, reimbursement credit क्या होगा, generally credit issued are denominated in the currency of either applicant country, applicant के कंट्री से या बेनिफिशियरी कंट्री में, बट व्हेन ए क्रेडिट इज इशूड इन द करेंसी ऑफ थर्ड कंट्री इज रेफर्ड एज रिइंबर्समेंट क्रेडिट। मान लीजिए यूएस का कोई इंपोर्टर है, इंडिया का एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो अगर इसमें इशू हुआ, इसमें इशू हुआ तो ठीक है, मान लीजिए इसको छोड़ के जो है यूरो में इशू हो गया, ठीक है, या जीबीपी में इशू हो गया, या ऑसी में इशू हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, एयूडी में, तो क्या होगा, वो रिइंबर्समेंट क्रेडिट होगा। ट्रांसफरेबल क्रेडिट क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए ट्रांसफर ओरिजिनल बेनिफिशियरी है उसको सेकंड बेनिफिशियरी या सेवरल सेकंड बेनिफिशियरी में ट्रांसफर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 38 ऑफ यूसीपी, तो उसे ट्रांसफरेबल क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड एज ट्रांसफरेबल। अगर उस पर ट्रांसफरेबल लिखा है तो ही ट्रांसफर किया जा सकता है इन्हें क्रेडिट। फर्दर एक ही बार वो ट्रांसफर होगा, वन टाइम, ओनली वन टाइम ट्रांसफर होगा, यहाँ भी लिखा हुआ है। फर्दर सच क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वंस फ्रॉम फर्स्ट बेनिफिशियरी टू सेकंड एंड नॉट देयर आफ्टर
from second beneficiary to third. The purpose of this credit is that the first beneficiary who is middleman. ठीक है। एंटीसिपेटरी क्रेडिट क्या हो गया? एंटीसिपेटरी क्रेडिट हो गया किसी एक क्रेडिट के बदले दूसरा लेना। ठीक है। एज द नेम सजेस्ट पेमेंट इज मेड टू द बेनिफिशियरी एट प्री शिपमेंट स्टेज। ठीक है। इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज एक्चुअल शिपमेंट एंड सबमिशन ऑफ बिल इन फ्यूचर डेट। ठीक है। कहता है कि पेमेंट इज मेड टू द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी को पेमेंट कर दिया जाता है किस पर? प्री शिपमेंट स्टेज पर, यह मानते हुए कि एंटिसिपेशन ऑफ हिज एक्चुअल शिपमेंट एंड सबमिशन ऑफ बिल इन फ्यूचर डेट। द क्रेडिट कंटेन्स स्पेशल क्लॉज ऑथराइजिंग द बैंक टू मेक एडवांस टू द बेनिफिशियरी। ओमनिबस लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? व्हेन ए सिंगल एलसी इज एस्टैब्लिश्ड टू कवर डिफरेंट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ओमनिबस। ठीक है। ओमनिबस, मारुति की ओमनी आती थी ना एक, ओमनी वैन जो होती थी। The main advantage of the buyer is that he is required to provide single LC to cover several transactions. There are two types of anticipatory credit. क्या होता है? रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज। रेड का मतलब ले रेड हो गया। द क्रेडिट कंटेन्स ए क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट इन एडवांस फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स। ग्रीन क्लॉज क्या होता है? द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रेड क्लॉज एडिशनल वेयर हाउसिंग। उसमें अगर वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस ऐड हो जाए तो वो ग्रीन क्लॉज क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट इन एडवांस फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग। परचेजिंग रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग के लिए यूज किया। ठीक है। और रेड क्लॉज में, ग्रीन क्लॉज में क्या हो जाएगा? उसमें वेयर हाउस इंश्योरेंस जुट गया तो ग्रीन क्लॉज। स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होगा? दिस क्रेडिट आर जनरली यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर These credit are generally used as a substitute for performance guarantee or for securing repayment of loans. The document generally called for under such credit is simple statement of claims, proof of delivery of goods or certificate of non-performance. ठीक है। This type of letter of credit is issued mostly by bank in country where by law they are precluded from the issuing guarantees. Standby credit are issued as a substitute. Standby credit issued किया जाता है सब्स्टिट्यूट के रूप में फॉर परफॉर्मेंस और अदर फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी या फाइनेंशियल गारंटी के सब्स्टिट्यूट। नो ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट और अदर कमर्शियल डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड फॉर दिस क्रेडिट। ICC has covered standby credit as an सेपरेट पब्लिकेशन कॉल्ड ICP 98। स्टैंडबाई क्रेडिट के लिए ICP 98 का पब्लिकेशन किया था ICC ने 590। स्टैंडबाई लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशू होगा सब्जेक्ट टू UCP 600 एंड ICP 98। बैक टू बैक क्रेडिट क्या होगा? बैक टू बैक क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट के ऊपर दूसरा क्रेडिट। When the second set of credit is issued on the basis of parent credit, पहले बार क्रेडिट के बेसिस पर दूसरा इशू हो गया तो बैक टू बैक क्रेडिट। द सेकंड क्रेडिट विल बी टर्म्ड एज ए बैक टू बैक क्रेडिट। द ओरिजिनल क्रेडिट विच इज ऑफर्ड एज ए सिक्योरिटी फॉर इशूइंग द बैक टू बैक क्रेडिट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग क्रेडिट प्रिंसिपल। ठीक है। द नीड फॉर सच क्रेडिट अराइज मेनली व्हेन द अल्टीमेट बायर इज नॉट प्रिपेयर्ड टू ओपन transferable credit. The beneficiary is not willing to disclose or divulge the source of supply to the openers. From bankers' point of view, a back-to-back credit is not safe as transferable credit. ठीक है। बैक टू बैक क्रेडिट जो है ट्रांसफरेबल क्रेडिट की तरह सेफ नहीं होता। अब ये बैंक गारंटी BG जिसको बोलते हैं, तो ये BG जो है अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, उसके थ्रू इशू किया जाता है। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए गारंटी इज कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस। कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज के लिए? प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। थर्ड पार्टी पर्सन है, अगर डिफॉल्ट कर गया तो उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करता है। ठीक है। वही उसकी बैंक गारंटी होती है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। The person in respect of whose default is guarantee is called principal debtors and the person whom guarantee is given is called creditors। ठीक है।
डेटर्स कौन हो गया? डेटर्स मीन्स अप्लीकेंट हो गया। क्रेडिटर्स कौन हो गया? क्रेडिटर्स हो गया आपका बेनिफिशियरी। सियोरिटी कौन हो गया? सियोरिटी नॉर्मल केसेस में बैंक ही होता है, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस क्या है? पर्पस ऑफ गारंटी क्या होगी? द बैंक शुड कन्फाइन देमसेल्फ टू प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल गारंटी एंड एक्सरसाइज ड्यू कॉशन विथ रिगार्ड टू परफॉर्मेंस गारंटी ऑफ द बिजनेस। बैंक को क्या करना है? कन्फाइन देमसेल्फ, ये पता करना है कि प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल गारंटी एंड एक्सरसाइज ड्यू कॉशन, हमें कॉशन लेना है विथ रिगार्ड टू परफॉर्मेंस गारंटी। मैच्योरिटी के केस में क्या होगा? बैंक शुड गारंटी शॉर्टर मैच्योरिटी एंड लीव लॉन्गर मैच्योरिटी टू बी गारंटेड बाय द अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मैच्योरिटी मैक्सिमम 10 साल का होता है, इसलिए बीजी जो है 10 ईयर्स की इशू की जाती है, जो कि आप एफडी जो है वो मैक्सिमम 10 साल का ही बना सकते हैं। बैंक गारंटी इन बैंकिंग पैरेलल्स में क्या होगा? एप्लीकेंट कौन होगा? पर्सन जिसने रिक्वेस्ट किया, बेनिफिशियरी जिसके फेवर में बीजी बना, गारंटी दी गई। गारंटर कौन हो गया? जो अंडरटेक करता है कि हम एप्लीकेंट का ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करेंगे अगर इन केस डिफॉल्ट होता है तो गारंटर। इस केस में क्या हो गया? ये बैंक हो गया, बैंक ही होता है। इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर, एग्रीमेंट करना होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इंटेल्स थ्री पार्टीज, प्रिंसिपल, क्रेडिटर्स एंड सियोरिटी। इन सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी देयर मस्ट बी three separate contract between the third party. Existence of liability, here is the main liabilities lies with the principal debtors, ये principal debtor के ऊपर lies करता है। Secondary liability lies with the CRT के ऊपर lies करता है, ठीक है। Existence essential of hire contract, like any other general contract, it maintains free consent, consideration, lawful object and competency of contracting parties as to essential of the valid contract, ठीक है। मीडियम कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है डज नॉट स्ट्रिक्टली मेंशन द नीड फॉर एनी रिटर्न फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी, बोथ ओरल और रिटर्न फॉर्म विल बी सफाइस, रिटर्न और फॉर्म सफाइस। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है? फेलियर टू परफॉर्म, अगर एप्लीकेंट परफॉर्म करने में फेलियर हो गया। नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लॉस डिपेंड अपॉन द इवेंट। फिनेंशियल गारंटी क्या होगा? डायरेक्ट क्रेडिट सब्स्टिट्यूट इन फेवर ऑफ द टैक्स, कस्टम, एक्साइज, पोर्ट अथॉरिटी डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल स्टेट। अब मान लीजिए आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो है या किसी संस्था के अगेंस्ट सीधे फाइनेंशियल गारंटी इशू की तो वो फाइनेंशियल गारंटी होगी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होगा? इन फेवर ऑफ सप्लायर ऑफ ए प्लांट मशीनरी हु सोल्ड द डेफर्ड पेमेंट बेसिस गारंटी इज पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड मेथड ऑफ फाइनेंस एज फिक्स एसेट, ठीक है। पार्टीज कौन कौन होंगे बैंक गारंटी में? बेस्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी, ठीक है। द गारंटी बाय द सियोरिटी बैंक टू द कस्टमर, एक काउंटर गारंटी बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द सियोरिटी। बैंक हमेशा जो है काउंटर गारंटी लेता है किससे? प्रिंसिपल डेटर्स से। कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स रिक्वायर बीजी फैसिलिटी फ्रॉम आवर बैंक। बीजी अगेंस्ट अर्नेस्ट, देखिए सिचुएशन वेयर गारंटी आर इशूड बाय द बैंक। बीजी अगेंस्ट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी जमा करना है तो उसके बदले बीजी देना है, ईएमडी के रूप में 10% ऑफ अमाउंट लेता है। बीजी एज सिक्योरिटी अगेंस्ट मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस मनी। बीजी एज सिक्योरिटी अगेंस्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल। बीजी अगेंस्ट रिलीज ऑफ रिटेंशन मनी। बीजी अगेंस्ट वारंटी, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होगा? पीबीजी। Performance guarantee are transaction related contingency that involves an irrevocable undertaking to pay the third party in event of counterparty fails to fulfill। counterparty अगर वो fulfill करने में अपने obligations को fail हो गया तो सियोरिटी कंफर्म करता है कि हम काउंटर पार्टी की लायबिलिटी को कंफर्म करेंगे, फुलफिल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बिड बॉन्ड गारंटी इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी रिटेंशन मनी। परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड एक्सपोर्ट गारंटी, ठीक है। अदर परफॉर्मेंस गारंटी फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। बिड बॉन्ड गारंटी का स्टेप क्या है? स्टेप्स ऑफ बिड बॉन्ड गारंटी। बिड बॉन्ड गारंटी प्रोवाइड गारंटी दैट विनिंग बिडर will take up the contract as per the terms at what they bid. A bid bond ensures
compensation to the bond owner if bidders fail to begin the project। बिड बॉन्ड गारंटी क्या क्या है? देखिए कोई एक फर्म है, ठीक है, फर्म ने जो है कोई बिड के लिए कॉल किया, किसके लिए? एक बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बनानी थी, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर बी ने भी डाला, कॉन्ट्रैक्टर सी ने भी डाला, कॉन्ट्रैक्टर डी ने भी डाला, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर बी अब बैंक के पास गया, बैंक के पास गया, बैंक के पास गया, तीनों ने मिलके अपने अपने बैंक से बीजी लेकर इसको फॉर्म ए को दे दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी क्या है? पीबीजी इज नीडेड आफ्टर सक्सेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ बिड टू अलाउ सक्सेसफुल बिडर टू प्रोसीड द वर्क। अगर मान लीजिए कोई अब बी सी डी था, उसमें से कोई एक बिड कर गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद तब जो है परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो फॉर्म ए कहेगा कि नहीं भैया तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बट हमें परफॉर्मेंस की गारंटी दो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अगर सही नहीं रहेगा तो बैंक हमको पे कर देगी या सीओटी पे कर देगा। तो क्या करेगा ये कॉन्ट्रैक्टर बी जो है, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इज डन आफ्टर सबमिशन ऑफ बैंक गारंटी, आस्क बैंक फॉर इशूइंग गारंटी, इशू बैंक गारंटी, नोटिफाई बेनिफिशियरी को नोटिफाई कर दिया इशू करने के बाद, ठीक है हमने इनके कहने पर परफॉर्मेंस गारंटी आपके फेवर में इशू कर दी। एडवांस पेमेंट गारंटी फॉर मोबिलाइजिंग एडवांस, APG is needed when successful bidder needed advance payment from the beneficiary. It is issued to provide assurance to the beneficiary for advance guaranteed to the successful bidder contracted by the project owner। ठीक है, यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्टर बी है, यहाँ इसका बैंक है और यहाँ फर्म है। रिटेंशन मनी की गारंटी भी होती है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी वही हो गया, इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है ड्यू डेट पर, इन केस ऑफ बायर फेल्स टू पे द सेम, इट इज अनदर मेथड फॉर फाइनेंसिंग फिक्स एसेट। ठीक, असेसमेंट कैसे होगा नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो कहती है असेसमेंट ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट शुड आल्सो बी डन बाय ट्रेडिशनल एमपीवीएफ मेथड। असेसमेंट ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर। Borrower should not have availed any fund-based facility from the any other operating in India. Borrower should have submit declaration that whether non-fund-based facility already enjoyed from the other bank was on date. Non-fund-based facility जो है उसी बैंक से इशू होगी जहाँ पे पार्टी का वर्किंग कैपिटल होगा, स्टैंड अलोन बीजी नहीं होगी। Issuance of BG for RM should be desisted। ठीक है, if it is done the same should be deducted while calculation of DP। आपको DP कैलकुलेट करते समय डेसिस्ट करना है, घटाना है, एंड इट शैल नॉट बी गिवन आउटसाइड द एमपीवीएफ। गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड लायबिलिटी लाइक ड्यूटी, टैक्स, फैमिली डिस्प्यूट, कंपनसेशन शुड बी सिक्योर्ड बाय 100% कैश मार्जिन। ये अलग अलग बैंक का हो सकता है। अब बीजी लिमिट कैसे असेस करेंगे? फैक्टर टू डिटरमाइन असेसमेंट ऑफ बीजी लिमिट। ठीक है, पहला क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ बिड बॉइंग गारंटी क्या है, परफॉर्मेंस, एडवांस, रिटेंशन, फाइनेंशियल। असेसमेंट देखिए एक है यहाँ पे एबीसी इंटरप्राइजेज है, मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाता है, एल्युमिनियम शॉर्ट्स फॉर फीडिंग इनटू द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। द स्टील प्लांट इनवाइट टेंडर फॉर द इट्स पीरियोडिकल रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई। इसको हमेशा पीरियोडिकल रिक्वायरमेंट चाहिए चेंज करने के लिए फर्नेस में। ABC usually submit 20 tender to the steel plant in a year aggregating 1 crore. At any point of time 10 tender deposit are outside। उसी समय 10 टेंडर जो है आउटसाइड से भी जमा होते हैं। 10 टेंडर फॉर टोटल सप्लाई ऑफ 15 लाख लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अब टेंडर डिपॉजिट 10% ऑफ वैल्यू ऑफ टेंडर, 1 करोड़ का टेंडर है 10% जमा करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 8% ऑफ वैल्यू एक्सेप्टेड, 2% ऑफ सप्लाई मेड टू रिटेन आफ्टर सप्लाईज आर मेड। ठीक है, all deposit made against submission, acceptance and retention money are refunded after 1 year। we shall assess the BG requirement। देखिए कहता है टोटल नंबर ऑफ टेंडर कितना होगा, वो पार्टी था 10, दूसरा आउटसाइड से 10, टोटल हो गया 20। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 टेंडर आर आउटस्टैंडिंग, हमेशा 10 टेंडर आउटस्टैंडिंग रहेंगे। फंड ब्लॉक इन दिस टेंडर कितना हो जाएगा, 50 लाख इंटू 10%। ठीक है, उसका हमेशा 5 लाख रुपया ईएमडी के रूप में ब्लॉक रहेगा। टेंडर एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर 10, सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्लॉक हो गया 50 लाख। ठीक है,
मतलब इसका 4 लाख। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड कितना हो गया 50 लाख। रिटेंशन मनी फ्रॉम बिल्स इज 50 गुना 2/100 इक्वल टू 1 लाख। ऑल डिपॉजिट रिटर्न इन 1 ईयर, सो बीजी इज इशूड अगेंस्ट दिस डिपॉजिट आर 1 ईयर। कितना का 5 लाख का, 4 लाख का और 1 लाख, टोटल 10 लाख का बीजी इशू होगा। इसको आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, असेसमेंट है, इसको आप देखें। टाइप्स ऑफ गारंटी कौन कौन सी हो गई। ब्रॉडली बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल गारंटी। द गारंटी इज वन इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्योरली मॉनेटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। द गारंटी इज गिवन टू डिस्चार्ज द pecuniary liability as it involves actual parting of money by the creditor to the debtor। परफॉर्मेंस हो गया, परफॉर्म नहीं किया तो रिपेमेंट हो गई। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए आपका थैंक यू।